हेलो हेलो। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का डेटा ब्रेक्स के इस प्लेलिस्ट के एक नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने लोकल से डेटा को कैसे अपलोड करके और उसको स्पार्क का इस्तेमाल करके कैसे हम उसको रीड कर सकते हैं और उस पर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि लेक हाउस आर्किटेक्चर क्या होता है। तो अगर आप लोगों को लेक हाउस आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए चलते हैं अब सीधा अपने स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कि हम अपने लोकल से डेटा को कैसे अपलोड कर सकते हैं डेटाब्रिक्स प्लेटफॉर्म में। तो जब हम यहाँ डैशबोर्ड पे आते हैं अपने डेटाब्रिक्स के, तो हमें कनेक्ट योर डेटा करके ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर हम डेटा अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हम पब्लिक डेटा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं ब्राउज पब्लिक डेटा सेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जो भी हमारा डेटा सेट अवेलेबल होगा, या तो वो ओपन सोर्स डेटा हो सकता है या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पेड डेटा भी यहाँ पर सेल करती हैं डेटाब्रिक्स मार्केट प्लेस पे। तो आप जैसे S&P ग्लोबल है, इसका जो क्रूड ऑयल सप्लाई रिस्क है ये डेटा आपको मिल जाएगा, आपको वेदर डेटा मिल जाएगा, अमेजॉन बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स और रिव्यूज का डेटा मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सेल्स और बहुत सारे यहाँ पर डेटा सेट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1436 डेटा सेट है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे जो आज के वीडियो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो हम डेटा जो है वो अपने लोकल से अपलोड करेंगे। तो यहाँ मैं अपलोड डेटा पे क्लिक करूंगा। यहाँ मैं ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करके और जो भी मेरा डेटा सेट होगा, तो मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेटा सेट में यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं इस डेटा को क्लिक करके यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये कुछ सेकंड लेगा यहाँ पर डेटा को अपलोड करने में। तो जो हमारा डेटा है वो हमारे डेटाब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ हमें ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको फाइल का नाम दिख रहा होगा, उसका कितना साइज है वो दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो क्रिएट टेबल का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ओवरराइट एग्जिस्टिंग टेबल। यानी कि आपका अगर कोई टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर आपको ये डेटा दोबारा से इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पर ओवरराइट एग्जिस्टिंग टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार अपलोड कर रहे हैं तो आप बाय डिफॉल्ट क्रिएट न्यू टेबल पर जो ऑप्शन है उसको सिलेक्टेड रख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप कैटलॉग देखेंगे, हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि कैटलॉग क्या होता है। तो क्योंकि हम यहाँ पर फ्री वर्जन का यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट कैटलॉग होगा वो वर्क स्पेस ही रहेगा। यहाँ पर आप स्कीमा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्कीमा हमारा जो भी अगर हमने क्रिएट किया होगा, या फिर हमें अगर हम नया स्कीमा क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे न्यू स्कीमा पे भी क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो जो हमारे ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं, जैसे कि डिफॉल्ट है, या फिर हम अगर हमने कोई और दूसरे डेटाबेसेस या स्कीमाज बनाए हैं तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो टेबल नेम है वो बाय डिफॉल्ट डेटाब्रिक्स ले लेता है फाइल नेम से ही। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 करना चाहता हूँ लेट सपोज, तो वो हम ऐड कर कर उस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप बॉटम राइट पे देखेंगे तो क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब ये कुछ सेकंड्स लेगा टेबल को क्रिएट करने में, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना वॉल्यूम ऑफ डेटा है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट जो है वर्क स्पेस के अंदर एक नया टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, जो कि है लाइफ एक्सपेक्टेंसी टेबल। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी टेबल के बारे में कुछ डिटेल्स जो है वो लोड कर रहा है, तो हम कुछ सेकंड्स और वेट कर लेते हैं, डिटेल्स के लोड होने का इंतजार करते हैं। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखेंगे तो यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो लोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूरे टेबल का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है टेबल के बारे में तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं उस पर्टिकुलर टेबल में उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास कंट्री कॉलम है, ईयर कॉलम है, स्टेटस है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मोर्टेलिटी है और बहुत सारे कॉलम्स जो है वो यहाँ पर हमारे एग्जिस्ट करते हैं। हम पेज 2 पे भी आके स्कूलिंग है, इनकम है, ये सारे कॉलम्स हमारे डेटाबेस में हमारे डेटा सेट में एग्जिस्ट करते हैं। फिर उन कॉलम्स का क्या डेटा टाइप है वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। हमारा स्ट्रिंग है, बिग इंट है, डबल है, या फिर कौन सा डेटा टाइप है, उन सब का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। फिर अगर हम कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम कोई टैग ऐड करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कॉलम की मास्किंग करनी है तो मास्किंग क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमें कोई एक तरीके से हमारा कोई ऐसा बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लेट सपोज मेरा क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का इंफॉर्मेशन है, या लेट से मेरा आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड नंबर का इंफॉर्मेशन है। अगर मुझे वो सारे डिटेल्स हाइड करने हैं तो मैं उस कॉलम को मास्क यहाँ से कर सकता हूँ। इसके बाद जो हमारा सैंपल डेटा है, अगर मैं उसको देखना चाहता हूँ कि मेरा सही डेटा सेट लोड हुआ है या फिर नहीं, या फिर मैं एक ग्लिम्स लेना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर टेबल में हमारा कौन सा डेटा है, तो वो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो दिख जाएगा अलोंग विद ऑल द कॉलम्स। इसके बाद हम डिटेल्स पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेबल के बारे में जो मेटा डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि किस टाइम पर और किस डेट को ये टेबल क्रिएट हुआ, किस यूजर ने उसको क्रिएट किया, क्या कोई की वैल्यू पेयर एडेड है इस पर्टिकुलर टेबल के साथ या फिर नहीं, इसका जो स्टोरेज लोकेशन है वो क्या है, टेबल आईडी क्या है, किस टाइप का टेबल है, सेल्फ मैनेज्ड है या फिर सेल्फ होस्टेड है, किस तरीके का टेबल है, किस टाइम और किस डेट को ये अपडेट हुआ लास्ट, और किस यूजर ने इसको अपडेट किया, और काफी जो यहाँ पर मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं परमिशंस में। तो परमिशंस हमें यूजुअली वहां पर काम आता है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, यानी कि बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर टेबल या एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे काम कर रहे हो, तो वहां पे हमें परमिशंस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक बंदे के पास या फिर हर एक यूजर के पास वो सारा एक्सेस ना हो जो हम नहीं देना चाहते हैं। लेट से हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा यूजर है जिसको हम सिर्फ रीड एक्सेस दें, हम उसको राइट एक्सेस या फिर उसको हम डेटाबेस पे कोई मैनिपुलेशन क्वेरी चलाने का एक्सेस ना दें। तो उस तरीके का एक्सेस अगर हमें कुछ यहाँ पर देना है यूजर्स को, वो हम दे सकते हैं परमिशंस सेक्शन के अंदर। फिर अगर हमें कोई पॉलिसीज वगैरह अटैच करनी है यहाँ पर, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड कर सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर टेबल की हिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लेक हाउस आर्किटेक्चर है उसमें हम टेबल का एक हिस्ट्री या फिर एक वर्जन भी मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर हमने डेटा में कोई मैनिपुलेशन किया होगा तो वो सारी जो हिस्ट्री है या वर्जनिंग है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फिर अगर टेबल का कोई लिनेज है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि अगर वो किसी चीज से अटैच्ड है या कुछ है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपका जो इनसाइट्स है टेबल का वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और क्वालिटी ऑफ डेटा, अगर आपको यहाँ पर कोई डेटा क्वालिटी मॉनिटरिंग वगैरह एनेबल करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि हमने लेक हाउस वाली वीडियो में बात करी थी कि जो क्वालिटी का मेंटेनेंस है या फिर जो हमारा क्वालिटी ऑफ डेटा है डेटा ब्रिक्स में, उसको हम मेंटेन्ड रख सकते हैं। तो वो सारी चीजों का जो एक विजुअलाइजेशन है, जो मॉनिटरिंग है कि क्या हमारा जो डेटा क्वालिटी है वो मेंटेन हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उन सारी चीजों का मॉनिटरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर टेबल को अपने स्पार्क कोड से एक्सेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नोटबुक क्रिएट करूंगा जिसमें कि हम स्पार्क कोड लिखेंगे और अपने इस टेबल से इंटरैक्ट करेंगे। तो ये अब हमारा नोटबुक जो है वो खुल चुका है। यहां पर मैं अपने नोटबुक को सबसे पहले कंप्यूट से कनेक्ट कर लूंगा और इसको मैं अटैच कर लूंगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली नोटबुक रन करने के लिए हमें कोई ना कोई तो मशीन चाहिए जो कि उसको पावर देगा या उसको कंप्यूट का ऑप्शन देगा। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देख पाएंगे जैसे कि फाइल। तो यहाँ पर जो बेसिक है, हमारा कोई न्यू नोटबुक है, कुछ इंपोर्ट करना है, इस नोटबुक को शेयर करना है, अगर मुझे इस नोटबुक को किसी रेपोजिटरी या किसी गिटहब से कनेक्ट करना है तो वो भी हम इस पे कर सकते हैं। यानी कि
हम इस नोटबुक का भी वर्जन जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। फिर जो बेसिक हमारा इंफॉर्मेशन रहता है एडिट का, व्यू, रन करने का और हेल्प का ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। एक जो बहुत खास चीज है डेटाब्रिक्स प्लेटफॉर्म की, वो ये चीज है कि हम यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके अपने डेटा से कनेक्ट, मतलब अपने डेटा पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हम अपने डेटा का जो भी यूज है, हम उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, उससे कोई विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, वो चीजें हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्काला या फिर आर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये भी सोच रहे हो कि मैंने बोला कि हम स्पार्क का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पे स्पार्क ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। तो अगर हम पाईस्पार्क इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम पाइथन एनवायरनमेंट में ही पाईस्पार्क कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले हम अपने टेबल से कनेक्ट कैसे करेंगे। तो हम टेबल से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने टेबल के डेटा को एक डेटा फ्रेम में लोड करूंगा और फिर मैं एक कमांड लिखूंगा स्पार्क डॉट रीड डॉट टेबल और मैं यहां पर दे दूंगा टेबल का पाथ। तो अब हमें टेबल का पाथ कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें वापस से कैटलॉग में जाना पड़ेगा। कैटलॉग में जाके आप उस पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करेंगे अगर, तो आपको यहां पर उसका पाथ जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा तो यहां पे अगर अब आप देखेंगे तो इसका पाथ क्या है, वर्क स्पेस, डिफॉल्ट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि वो वर्क स्पेस फोल्डर में है, फिर डिफॉल्ट फोल्डर में है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी फोल्डर में है। तो यहां हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, वर्क स्पेस डॉट डिफॉल्ट डॉट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे अगर हम विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम किसी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरली जो हमारा फोल्डर है वो कुछ इस तरीके के स्लैश से हम डिफाइन करते हैं। बट डेटाब्रिक्स में हम स्लैश की जगह जो है वो डॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मैं सिर्फ इसको रन करता हूं, अगर मैं सिर्फ इस कमांड को रन करूंगा तो आप देखेंगे अनसपोर्टेड सेल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ओके, यहाँ पे मैं इसका एसक्यूएल वेयरहाउस, ओके, यहाँ पे मैंने सर्वर गलत सेलेक्ट कर लिया। एसक्यूएल वेयरहाउस मैंने सर्वर सेलेक्ट कर लिया, जहां जबकि मेरे को यहाँ पर सर्वरलेस वाला जो कंप्यूट है उसको सेलेक्ट करना था। तो मैं यहाँ पर कंप्यूट को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा वेयरहाउस वाला कंप्यूट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल कमांड्स को रन करेगा, राइट। वो हमें हमें पाइथन इन्वायरमेंट या स्काला इन्वायरमेंट रन नहीं करने देगा। जबकि जो हमारा नॉर्मल कंप्यूट रहेगा, जो सिर्फ सर्वरलेस वाला कंप्यूट है, वो हमें जो है वो कोई भी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट या जो भी हमारे सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वायरमेंट है उसको ये सपोर्ट करेगा। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ अब। ये कुछ सेकंड्स लेगा रन करने के लिए। तो जो सेल है मेरा वो तो सक्सेसफुली रन हो चुका है, बट यहाँ पे आपको कोई आउटपुट नहीं दिख रहा होगा। आउटपुट आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो स्पार्क है हमारा वो लेजी एग्जीक्यूशन पे काम करता है। तो लेजी एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है कि जब तक हम एक्शन फंक्शंस को कॉल नहीं करेंगे, जो स्पार्क है हमारा वो आउटपुट हमें नहीं दिखाएगा। तो एक्शन फंक्शन स्पार्क में क्या क्या होते हैं, सबसे पहला जो एक्शन फंक्शन होता है वो होता है डिस्प्ले। तो मैं डिस्प्ले एक्शन फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम को ऐड करूंगा और मैं जब रन करूंगा इस पर्टिकुलर सेल को, तब आप देखेंगे कि जो मेरा डेटा फ्रेम है वो मुझे यहाँ पर अपने नोटबुक में दिख जाएगा। तो अब आप अगर देखेंगे तो जो मेरा पूरा का पूरा डेटा फ्रेम है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। तो हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले एक एक्शन फंक्शन है, तो डिस्प्ले जैसा ही एक और एक्शन फंक्शन है जो कि है शो। बट हम यूजुअली डिस्प्ले यूज करते हैं क्योंकि जो आउटपुट है डिस्प्ले का वो काफी बेहतर है एज कंपेयर टू शो। तो शो जो आउटपुट है, ये जैसा कि अगर आपने पांडाज वगैरह यूज किया होगा कभी, तो जैसा पांडाज में हमें हमें आउटपुट मिलता है डेटा फ्रेम का, कुछ उस तरीके का आउटपुट देता है हमारा शो फंक्शन।
तो अगर हमारा छोटा डेटा सेट है, यानी कि अगर हमारे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रोज हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो वहां पर हम शो का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ रोज ज्यादा है तो वहां पर हम प्रेफर करते हैं डिस्प्ले फंक्शन का यूज करने का। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले मेरे डेटा का स्कीमा क्या है, यानी कि कौन से कॉलम्स हैं और उनका जो डेटा टाइप है वो क्या है, तो मैं यहां पर कर दूंगा df डॉट प्रिंट स्कीमा और मैं यहां पर इसको रन कर दूंगा। तो अब यहाँ पे हमें जितने भी हमारे कॉलम्स हैं और जो हमारा टेबल है उसका स्कीमा हमारा हमें यहाँ पर मिल गया है। जैसे कि हमारा कंट्री कॉलम है, कंट्री कॉलम का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, ईयर कॉलम है उसका डेटा टाइप लॉन्ग है, स्टेटस कॉलम है उसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे आपको एक देखने वाली चीज क्या मिलती है जो कि है नलेबल। तो नलेबल इक्वल्स टू ट्रू का क्या मतलब है? तो नलेबल इक्वल्स टू ट्रू का ये मतलब है कि अगर मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर कॉलम में या फिर इस पर्टिकुलर टेबल में मैं कहूंगा, और अगर मेरा जो कंट्री कॉलम है उसके अंदर कोई नल वैल्यूज है, तो क्या वो नल वैल्यूज ये पर्टिकुलर कॉलम एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर ये कॉलम यहाँ पर नलेबल इक्वल्स टू फॉल्स रहेगा और अगर मैं नया डेटा इसमें इंसर्ट कर रहा होऊंगा और अगर उसमें नल वैल्यूज होंगी तो जो मेरा क्वेरी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि जो कंट्री कॉलम होगा वो नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट क्योंकि यहाँ पर जो सारे कॉलम्स है वो नलेबल इक्वल्स टू ट्रू हैं, तो हम इसमें नल वैल्यूज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेटा गवर्नेंस या फिर क्वालिटी ऑफ डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करना, एक काइंड ऑफ व्यू क्रिएट करना इस पर्टिकुलर ऑन टॉप ऑफ इस पर्टिकुलर टेबल, और उसको मैं अपने एसक्यूएल क्वेरी से रीड करूंगा, तो वो हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेम्प टेबल क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है, और इसका मैं नाम रख दूंगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अंडरस्कोर टेम्प। यहां मैंने टैब का इस्तेमाल कर लिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अंडरस्कोर टेम्प। अब इसके बाद मैं यूज करूंगा क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू। तो ये एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम टेम्परेरी टेबल्स या फिर व्यूज जिसको हम बोलते हैं उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहां पे मैं डाल दूंगा वेरिएबल का नाम, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा रन। अब हमारा जो टेम्परेरी टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इस टेम्परेरी टेबल को अपने एसक्यूएल क्वेरी से फेच करना चाहता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है? अब आप लोग ये सोचेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर नोटबुक का, ये तो पाइथन इन्वायरमेंट है, तो इस पाइथन इन्वायरमेंट में हम एसक्यूएल क्वेरी कैसे रन करेंगे? तो इसके लिए जो हमारे डेटाब्रिक्स प्लेटफॉर्म है उसने एक प्रोविजन दिया है जिसको हम बोलते हैं मैजिक डेकोरेटर्स। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस परसेंटेज साइन से। तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर सेल में, तो आपका जो बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट है वो हमारे जो डिफॉल्ट इन्वायरमेंट है इस पूरे नोटबुक का उसके इक्वलेंट है, यानी कि पाइथन है। जो हमारा पूरे नोटबुक का इन्वायरमेंट है वो भी पाइथन है, और इस पर्टिकुलर सेल का भी जो इन्वायरमेंट है वो पाइथन है। बट जैसे ही यहाँ पे मैं परसेंटेज एसक्यूएल लिखूंगा, आप देखेंगे कि इसका इन्वायरमेंट, इस पर्टिकुलर सेल का इन्वायरमेंट, पूरे नोटबुक का इन्वायरमेंट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल का इन्वायरमेंट जो है वो एसक्यूएल में चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर हम अपना एसक्यूएल क्वेरी जो है वो बहुत ही इजीली रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी मेरा टेम्परेरी टेबल था उसका मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा, और इसको अब मैं रन करूंगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो मैंने एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू भी अपने टेबल को यहां पर फेच कर लिया है, राइट। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेरी टेबल पे लेट से कोई इनसाइट्स निकालना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं लेट सपोज कि जो मेरी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हर एक कंट्री की वो कितनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? वो मैं कुछ इस तरीके से कर पाऊंगा। सेलेक्ट, सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लूंगा अपना कंट्री, इसके बाद मैं कर लूंगा एवरेज ऑफ लाइफ अंडरस्कोर एक्सपेक्टेंसी, ठीक है।
फ्रॉम जो भी मेरा टेम्परेरी टेबल है उसका नाम, राइट, और मैं कर दूंगा ग्रुप बाय कंट्री, करेक्ट। और अब मैं इस सेल को अगर रन करूंगा तो आप देखेंगे कि कंट्री वाइज जो हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यहाँ पर एज एन आउटपुट हमें दिख गई है। अफगानिस्तान का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 58.1 है, अल्बेनिया का 75.1 है, अल्जीरिया का 73.6 एंड सो ऑन। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें इंडिया का भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिल जाएगा जो कि 65.4 है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने लोकल से डेटा को डेटाब्रिक्स में अपलोड करके और स्पार्क या फिर एसक्यूएल की मदद से हम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने डेटा से इंटरैक्ट कर सकते हैं और उससे कुछ इनसाइट्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।